यस। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों समझते हैं इस लेक्चर में हम लोग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो आपको मैं बताता हूँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या एक्चुअली। ये जो सेकेंड, आपको देखो पहले तो हम लोगों ने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ रखा है। ठीक है, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये जो आपका स्ट्रक्चर दे रखा है मॉडल, ये करेक्ट है, बट ये मॉडल इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। तो क्रॉस जब हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्या बेटा डी ब्रोगली जो मॉडल है वो एक्सप्लेन होगा, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, या क्रॉस नहीं करना चाहिए ये पूरी तरीके से ना, इस तरीके से वेव का फॉर्मेशन, मैं टोटल वेव्स की बात करूँ यहाँ पे वन, या आपका इधर वन, ये टू, ये थ्री एंड फोर एंड फाइव टोटल वेव्स, बट यहाँ पे क्रॉस करेगा ना तो ये फिर वेव्स यहाँ पे डेवलप नहीं होगी, तो ये डायग्राम्स आपका डिफाइन नहीं होगा। अब दूसरी बात, आप इसको ऐसे समझो कि हम क्या एग्जैक्ट पोजीशन किसी भी चीज की, जैसे मैं सिंपल सा बोल कि मैं सपोज फ्रंट देख रहा हूँ, तो लेफ्ट और राइट में हम तब देख सकते हैं कि अगर मुझे सामने देखना है, मेरी अगर आंखें मेरी सामने देख रही हैं, तो लेफ्ट और राइट में हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, देख तो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन होगा कुछ ना कुछ, लेकिन एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। अगर मैं लेफ्ट में देखूंगा तो फिर राइट का ऑब्जर्वेशन, फ्रंट का ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएगा। मैं अगर राइट में देखूंगा तो लेफ्ट और फ्रंट का ऑब्जर्वेशन वीक पड़ जाएगा। मतलब क्या है कि आपकी जो अनसर्टेनिटी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ सर्टेनिटी के साथ। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को मैं एक अगर वर्ड में डिफाइन करूँ कि जो सर्टेनिटी है किसी भी चीज की, उसको अपन अनसर्टेनिटी के साथ डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, और सर्टेनिटी हमेशा इक्वल टू अनसर्टेनिटी ही होती है। सर्टेनिटी ऑलवेज इक्वल टू अनसर्टेनिटी, ये बिल्कुल क्लियर और फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ते हैं स्टेटमेंट वाइज क्या है ये। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल ध्यान दो, बड़ा मोमेंटम और वेलोसिटी एंड पोजीशन, इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर आप पोजीशन डिफाइन करना चाह रहे हो तो वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर पाओगे, करेक्ट। अगर आप मोमेंटम में वेलोसिटी डिफाइन करना चाह रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स की आप पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, क्यों इम्पॉसिबल है? कि अगर हम सिंपल सी बात करते हैं भाई, फॉर्मूले को लेकर बात करते हैं, तो E इक्वल टू क्या होता है? एच बाई लैम्डा होता है। ठीक है, आप बिल्कुल बात ध्यान से समझो। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक बेसिक सा जो फॉर्मूला होता है हम उसी की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से मैंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी समझो। मैंने थोड़ी देर क्या किया बेटा, जो लैम्डा है उस लैम्डा की वैल्यू को मैंने सपोज मान के चलो डिक्रीज किया, लैम्डा डिक्रीज किया, मतलब आप इस डायग्राम से समझो तो बेटर रहेगा। एक सेकंड मैं बनाता हूँ। जैसे मान चलो एक ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट्स में आपका मूव कर रहे हैं और इस पोजीशन पे कहीं प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस को मैं बताऊं तो यहाँ से यहाँ तक कहीं प्रेजेंट होगा। भाई वही फिक्स पोजीशन तो डिफाइन नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, तो किसी में एक डिस्टेंस ले लेता हूँ और मान लो आपकी लैम्डा है ये, इसके बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन चल रहा है बेटा यहाँ पे इसकी बी वेलोसिटी के साथ, लैम्डा पे। अब मैंने क्या किया भाई, इलेक्ट्रॉन्स की एक्यूरेट पोजीशन मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लैम्डा को छोटा करूंगा ना, लैम्डा और क्लोज कर देता हूँ, चलो ये लैम्डा और क्लोज कर देता हूँ। तो जितना मैं क्लोज करता जाऊँ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन पता पता चल सकती है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से मैं बोलता हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है उसके पास एनर्जी भी होगी, आप मेरी बात को समझो। वहां पे उसके पास क्या होगी, उसकी बेसिक आपकी एनर्जी भी डिफाइन हो जाएगी। करेक्ट, ओके। यस, तो यहाँ पे हम जो बात समझ रहे थे कि बेटा जो एनर्जी, तो एनर्जी तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की वैसे भी मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, तो E इक्वल टू होता है एच टी डिवाइड बाई लैम्डा। तो अगर बेटा एनर्जी मैक्सिमम, मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस को छोटा कर रहा था भाई, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहा था यहाँ पे, मैं लैम्डा को आपको छोटा कर रहा था। तो लैम्डा छोटा, तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज करो तो एनर्जी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। भाई लैम्डा छोटा करने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो आपको काफी क्लोज मिल जाएगी, बट एनर्जी तो बेटा बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अगर आप एनर्जी कम कर रहे हो तो फिर लैम्डा आपका बढ़ जाएगा। तो मेरा देखो, मेरा बेसिक कहना क्या है कि ये जो आपका लैम्डा है, जो बीच की जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, इस लैम्डा को मैं डेल्टा एक्स भी बोल सकता हूँ, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा, ये भी करेक्ट होगा। तो मतलब लैम्डा अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी अगर डिक्रीज करेंगे तो लैम्डा आपका बढ़ जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि भाई इनके बीच की डिस्टेंस अगर आपकी 10 एंगस्ट्रॉम है, जो लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करो। डेल्टा एक्स बोलो से 10 एंगस्ट्रॉम, या फिर से लैम्डा बोलो, तो वो तो वैल्यूज आपको परफेक्टली समझ में आ रही है कि इंक्रीज करेगी तो बाकी एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बेटा एग्जैक्टली हम यहाँ पे
पोजीशंस के साथ साथ कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या होगी। अगर मैं पोजीशंस की तरफ मूव करता हूँ तो बाकी चीजों में डिफरेंस आ जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर पोजीशंस को मैं अगर मैं बाकी चीजों को क्लोज करता हूँ तो उस केस में पोजीशन आपकी बदल जाएगी। तो एग्जैक्टली वही है कि एक एक बार में आप दो चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा भाई बोर मॉडल में बात करते हैं तो वहां पे हर चीज डिफाइन हुई थी, चाहे वेलोसिटी हो, उसकी रेडियस हो, है ना, बाकी एनर्जी हो, हर कोई बात दे। लेकिन इन्होंने हाइजेनबर्ग ने यही बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की जो हम पोजीशन के साथ साथ उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम को हम एक्यूरेटली उसके साथ एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एक बार में हम एक ही बात कर सकते हैं, एक बार में एक ही कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। अब आगे देखते हैं। वन कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरी एक्यूरेटली, देन देन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वेलोसिटी बिकम लेस एक्यूरेट। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझना। अगर आप पोजीशन को एक्यूरेट डिफाइन करोगे तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी? अनएक्यूरेट। बिल्कुल बात, मतलब अनसर्टेन हो जाएगी। अगर सर्टेन अगर आपकी पोजीशन हो रही है तो अनसर्टेन क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। बिल्कुल। सिमिलरली वन कैन डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स वेरी एक्यूरेटली। अगर ये सर्टेन वेलोसिटी सर्टेन होगी तो अब देन दी डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन बिकम लेस एक्यूरेट, मतलब आपकी यही अनसर्टेन हो जाएगी। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे बराबर बैठ रहा है, इक्वल बैठ रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है? यस। तो दिस सर्टेनिटी इन वन फैक्टर इंट्रोड्यूस द अनसर्टेनिटी इन अनदर फैक्टर। मतलब ये फैक्टर सर्टेन तो दूसरा फैक्टर उतना ही अनसर्टेन। भाई ये इसकी सर्टेनिटी जितनी बढ़ेगी, मैं जैसे मैं बोलूँ कि जो वेवलेंथ की सर्टेनिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही अनसर्टेनिटी किसकी होगी? उतनी अनसर्टेनिटी आपकी एनर्जी की होगी, आपके मोमेंटम की होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपकी वेलोसिटी की। उतनी ही जितनी सर्टेनिटी इसकी उतनी अनसर्टेनिटी इसकी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर्टेनिटी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई डेल्टा एक्स 4 पाई एम। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? करेक्ट। अब यहां से मैं लिख सकता हूँ इसको डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा बी। तो बिल्कुल क्लियर हुआ कि भाई डेल्टा एक्स जो लैम्डा था, वेवलेंथ था, अगर वो बढ़ेगा तो डेल्टा बी क्या करेगा? डिक्रीज। और डेल्टा एक्स अगर भाई एक्यूरेटली इन पोजीशन की बात करें तो डेल्टा एक्स का मतलब वही है, वो जितना कम हो जाएगा तो डेल्टा बी फिर बढ़ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई जो जो एक्यूरेसी है, ठीक है, ये फिर जो आपकी सर्टेनिटी है वो अनसर्टेनिटी क्या हो रही है? बराबर होगी। बिल्कुल क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? और न्यूमेरिकल के लिए हम लोग बिल्कुल यूज करेंगे डेल्टा एक्स की जगह हम लोग लैम्डा। ठीक है, लैम्डा की जगह हम लोग डेल्टा एक्स। ये हम न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल्स हम करेंगे ना क्लास के अंदर, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Yes. If the certainty in the determination of position of a small particles is given by delta x, lambda, and the uncertainty's momentum is delta p, then formula आपका बन जाएगा delta x dot delta p is greater than or equal to n divided by h pi। तो n की वैल्यू यहाँ से 1 से स्टार्ट होगी और आपकी इंफिनिटी तक पॉजिटिव में शिफ्ट होगी। One electron revolving around the nucleus is an atom. The value of n is nearly 4। ठीक है, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, कैलकुलेटिव वैल्यू है कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, है ना, एटम के जो न्यूक्लियस के अराउंड, तो उस केस में जो आपकी वैल्यू ऑफ स्मॉल एन है वो लगभग आपके 4 के अराउंड आपकी आती है। मतलब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते भी हो तो एन की वैल्यू 4 के अराउंड काफी आपकी क्लोज आनी चाहिए। ये एक बेसिक पॉइंट है। ठीक है, तो ये भी वैल्यूज को ध्यान रखना कि 4 के अराउंड आपकी वैल्यूज यहाँ पे आनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के अंदर। यस। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे। द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कैन आल्सो बी स्टेट as the product of uncertainty in position and momentum of an electron, like microscopic particles moving with a high speed cannot be less than h divided by 4। तो हाइजेनबर्ग इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 4 पाई एम। उसको हम इस तरीके से भाई मोमेंटम हो कि आप देखो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी। अब पी को अपन कैसे लिख सकते हैं? एम इंटू डेल्टा बी, मास तो कांस्टेंट होगा। और डेल्टा बी, अब मास को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है, डेल्टा बी को यही रखा है, इसलिए डेल्टा बी यहाँ पे आ गया है और मास देखो आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, जो कि इक्वेशन ये भी आपकी बन जाएगी। तो हियर m is the mass of particle, delta b is uncertainty in the velocity. If the position of a particle is known exactly, delta x is equal to 0। अगर डेल्टा एक्स के ऊपर हम जीरो पुट कर देते हैं तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। भाई इसको जीरो पुट करेंगे तो अब देखो डेल्टा बी निकालना है तो जीरो यहाँ पे है तो वो नीचे शिफ्ट करेगा तो इसको नीचे वाले 4 पाई हमको जीरो कर देगा, एच बाई जीरो इन्फिनिटी शिफ्ट हो जाएगा।
तो डेल्टा बी का रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, मतलब वाइस वर्सा भी करेक्ट है कि अगर डेल्टा बी अगर जीरो होता है तो डेल्टा एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज ऑब्जेक्ट व्हिच कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन बाय देमसेल्फ व्हेन ए लाइट फॉल ऑन देम। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर हम इस प्रिंसिपल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है इसका, देखते हैं ध्यान से इसको। यस, like de Broglie equation, although Heisenberg uncertainty principle holds good for all objects, but it is significant only for macroscopic particles, electrons, protons, neutrons. The reason for the quite obvious. The energy of photon is insufficient to change the position and velocity of bigger bodies. ठीक है, when it is collide with them. For example, the light from a torch falling on the running red. ठीक है, in a dark room, neither change the speed of red nor its direction. That is इसका मतलब पोजीशन। दिस में फर्दर इलस्ट्रेटेड विद द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे आपने रखा फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम, ठीक है, देन वी हैव, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, बाकी मैं यहाँ से आप देखो तो मैं वैल्यूज आपको निकाल रहा हूँ। भाई एच की वैल्यू तो फ्लक्स कांस्टेंट ये 4 हो गया, पाई हो गया, बाकी आपकी ये वैल्यू, तो ये आपकी डेल्टा एक्स और डेल्टा बी आपकी डिफाइन हो रही है, और वो भी देखो इतनी नेगेटिव में आपकी डिफाइन हो रही है। तो मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है, वो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ही डिफाइंड होगा। ठीक है, जो एज वेल एज मास प्लस आपकी जो वेवलेंथ, जो पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर, दोनों ही होल्ड कर रहे हो। और इफ एनी केस कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिर्फ पार्टिकल नेचर होल्ड करेगा वहां पे अप्लाई नहीं होगा, जो सिर्फ वेव नेचर होल्ड करेगा उस पर भी अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए बिल्कुल आपका करेक्ट एप्लीकेबल, जहाँ पे पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, जहाँ पे हम एक बार में एक ही पॉइंट डिफाइन कर सकते हो, सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी। हम एक साथ दोनों चीजें डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि दो दो पॉइंट्स के, दो प्रॉपर्टीज के एक बार हम सर्टेनिटी क्लियर नहीं कर सकते। जैसे आपका पोजीशन के साथ वेलोसिटी या मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मोमेंटम के साथ हम लोग मास वगैरह, यहाँ पे मोमेंटम के साथ आपका जो पोजीशन है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। यस, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, यस, क्लासिकल मैकेनिज्म के बारे में जब बात करते हैं फिजिक्स में, तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, was successful in explaining the motion of microscopic bodies like falling stones and motions of planets around the sun, but it failed when applied to macroscopic particles like electrons, atoms, molecules, ठीक है, protons। तो इन सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब ये है कि आप उसको ऐसे समझो कि इसको समझना भी थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आप अगर एक बार कैलकुलेशन करते हो किसी भी न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट के लिए, तो वहाँ पे आपको एक बार जो वैल्यू निकल गई, सपोज ए वैल्यू निकल के आई, तो अगर सेकेंड टाइम उसी सेम कॉलम से अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो वहाँ से A1 आपको मिलेगा, फिर आपको A2 मिलेगा। मेरा कहना मतलब ये कि जैसे आप जो खेल दिखाने वाले होते हैं उनके टोपी में अगर आप हाथ डाल रहे हो तो एक बार में कुछ और निकल रहा है, दूसरी बार में कुछ और निकल रहा है, एग्जैक्ट वही है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बिल्कुल आपको जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करता है। तो जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो न्यूटन्स की आपकी जो कॉन्सेप्ट है, वो आपकी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है, बॉडीज के लिए है। बट अगर यहाँ पे आप ऐसे समझो कि जैसे सपोज मैंने क्रिकेट बॉल को थ्रो किया, तो उसकी वेव वेलोसिटी जो भी है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हम ट्रेजेक्टरी से पता कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, थीटा में एंगल निकाल सकते हैं, भाई इसकी बी आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सब कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी क्रिकेट बॉल जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करी जाए, स्मॉल पार्टिकल्स की, तो उनको अपन जब थ्रो करते हैं तो एग्जैक्टली वो आपकी वेव की फॉर्म को होल्ड करते हैं। तो वहां पे फिर प्रॉपर्टीज मतलब डिफाइन करना वेव पार्टिकल्स, वो लिटिल बिट आपकी डिफिकल्ट है। हम एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन एक बार में नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट भी कैलकुलेशन आ सकती है, और नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट आएगा। हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। जैसे आपने सपोज किसी तालाब में आपने एक पत्थर फेंका, तो देखा वेव्स आपको स्प्रेड होती है पूरी तरीके से चारों तरफ। तो इसलिए क्या है कि वो क्वांटम मैकेनिक्स लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल और डिफरेंट फ्रॉम द न्यूटन्स जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है एटम्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप्ड by Erwin Schrödinger is based on the wave motion associated with the particles. The Schrödinger differential equation is given by, ये आपको इक्वेशन बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है।
बाकी इसके जो डेरिवेशंस है वो सिलेबस में नहीं है, आप एक क्वेश्चन को ध्यान रखो। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे यूज किया गया है। मैं अगर इसको सिंपल तरीके से अगर रिप्रेजेंट करूँ, आप ध्यान देना, लाइक इस तरीके से, ये साई इज इक्वल टू ई, देन आपका साई, यहाँ से जो एच है वो आपका हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो बेसिकली है क्या, वो आपको बताता हूँ। हैमिल्टनियन ऑपरेटर आपका डबल डिफरेंशिएशन टर्म डिफाइन करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को लेके, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट को लेके, ठीक है भाई। आप यहाँ पे थ्री डायमेंशनल वो बात करते हैं, जब भाई इलेक्ट्रॉन्स की जो पॉसिबिलिटीज है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। हमने पूरा स्पेस कवर कर लिया है। तो यहाँ पे जो हम डिफरेंशिएशन पूरा होल्ड करते हैं, ये हमारे सिलेबस में डेप्थ में नहीं है, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा जरूर अभी, कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमें कवर करना है इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक। तो पहले तो आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखनी है, और इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करके, कि आपका एच, बाकी आपका यहाँ पे साई, तो जो आपको एच दिख रहा है ये आपका मैथमेटिकली ऑपरेटर, इसको हैमिल्टनियन ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैमिल्टनियन ऑपरेटर बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साई क्या आपका वेव फंक्शन है, ठीक है। और बाकी आपको जो अब यहाँ से क्वेश्चन है कि हैमिल्टन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, तो हैमिल्टन ऑपरेटर की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दैट इज इक्वल टू v माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर m, ब्रैकेट में डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई जी डी, जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये एक हैमिल्टन ऑपरेटर की वैल्यू, और आपकी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो रिजल्ट निकल के आता है, ये तो ये डायरेक्ट इक्वेशन भी आपको बिल्कुल क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछी गई है, ठीक है। चाहे एग्जाम नीट का हो, चाहे आपका जेईई मेंस का हो, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए, ग्राफ भी इन पे आते हैं। तो आगे देखते हैं ना क्या इसका स्टेटमेंट। तो इस इक्वेशन के अंदर जो एक्स वाई जेड है वो क्या है बेटा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे एम क्या होगा? तो एम हम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एम आपको दिख रहा है स्मॉल एम। बाकी आपका एच फ्लक्स कांस्टेंट है, ई आपकी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और लास्ट आपका जो वी यहाँ पे बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और साई आपका वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब साई का सिग्निफिकेंस क्या है? साई इज द वेव फंक्शन, इट गिव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, साई वर्ड जहां भी यूज किया जाएगा, प्लीज आपको, मैं आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर या ग्राफ के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर उसको एम्पलीट्यूड ट्रीट करना, या ट्रीट करना है आपको, बिल्कुल एम्पलीट्यूड ही आपको ट्रीट करना है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इस इक्वेशन से एग्जैक्टली हम कौन कौन से जो क्वांटम नंबर्स हैं वो डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 क्वांटम नंबर, एक तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा आपका होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 क्वांटम नंबर्स आपके यहीं से डिफाइन किए गए हैं, जिसको हम लेते हैं ना कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो डिफरेंट एक्सिस में डिफरेंट क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो तीनों क्वांटम नंबर्स हैं वो यहीं से डिफाइन हुए हैं, ये पूरी बात समझ। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो यहाँ से डिफाइन नहीं हुआ है, प्लीज ध्यान रखो। स्पिन क्वांटम नंबर्स को बाद में ऐड किया गया है, +1/2 -1/2, ठीक है। तो वो आपकी रैंडम वैल्यूज है। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं वो आपके यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिफाइन नहीं किया गया है, बट ये 3 क्वांटम नंबर्स आपके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्सिस आपके यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। मैं अभी बात मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगा, आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं थोड़ा और उसको और समझने के लिए। यस, तो यहाँ पे हम उसके डेरिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेसिक क्या है? तो अगर मैं एक स्टेशनरी वेव की बात करूँ, ठीक है, कि भाई स्टेशनरी वेव है, उस स्टेशनरी वेव कोई भी एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की जो स्टेशनरी वेव है उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो साई इक्वल टू ए साइन 2πx डिवाइड बाई लैम्डा, ठीक है। ये किसी पार्टिकल की स्टेशनरी वेव है, जहां पे आपका साई क्या है? ये एम्पलीट्यूड है, वेव फंक्शन, ठीक है। और जो कैपिटल ए है ये आपका यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साई, जो ए है, ए इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साई, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकता है। साई आपका क्या है? साई भी आपका एम्पलीट्यूड ही है, वेव फंक्शन का है, ठीक है। ये जो आपकी वेव फंक्शन है उसका एम्पलीट्यूड है ये। और कैपिटल ए क्या है? इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साई, वेव फंक्शन।
बाकी यहाँ से आपका जो x क्या है, 2 पाई x इज द डिस्टेंस, x आपकी डिस्टेंस है, कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल दें, या फिर न्यूक्लियस जो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। बाकी आपका जो लैम्डा दिख रहा है वो आपका यहाँ से वेवलेंथ। तो ये स्टेशनरी वेव की एक बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन है, किसी कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक मटेरियल है, उससे रिलेटेड, ठीक, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल है। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन बच्चों विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या होगा, डी साई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉस 2 पाई एक्स डिवाइड बाई लैम्डा, और ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा। अब बेसिक पार्ट समझो, यहाँ पे ये हमें क्या किया है, डिफरेंशियल फॉर्म लिखी है इसकी, या फिर इसको आप ऐसे भी मॉडिफाई करके लिख सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। आप ऐसा करो, 2 पाई ए इसको बाहर निकालो, कांस्टेंट को, ये 2 पाई को बाहर निकालो ए के साथ, इसको लिख सकते हैं 2 पाई, और लैम्डा को भी निकालो, 2 पाई ए डिवाइड बाई लैम्डा, बाकी आपका यहाँ से कॉस, और ये हो जाएगा 2 पाई एक्स डिवाइड बाई लैम्डा। तो ये दोनों ही आपकी जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, तो दोनों में से किसी को भी आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो गई है, ठीक है। दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, भाई जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको फिर से, बिकॉज डबल डिफरेंशिएशन है ना, तो इक्वेशन नंबर सेकंड जो दिख रही है इसको अपन फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, ठीक है। जब दो दूसरी बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई ए डिवाइड बाई लैम्डा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा साइन 2 पाई एक्स डिवाइड बाई लैम्डा, और ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा। ये डबल डिफरेंशिएशन का टर्म आ गया। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस में ये 2 पाई है ना, इसको आप इधर लेके आ जाओ मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर ए, यहाँ से हो जाएगा साइन, निगेटिव को भी बाहर शिफ्ट कर दिया अपन ने इधर, तो ये माइनस, फिर यहाँ से साइन बचेगा, ये हो जाएगा 2 पाई एक्स डिवाइड बाई लैम्डा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर आपकी थर्ड। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन पता है, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, सेकंड डिफरेंशिएशन आपने ये कर दिया, फिर उसके बाद क्या करना है कि जो फर्स्ट और जो थर्ड इक्वेशन, आपको ये थर्ड इक्वेशन ये मिली है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी भाई, फर्स्ट इक्वेशन जो हम बात कर रहे थे कि साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइड बाई लैम्डा, ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि भाई फर्स्ट और जो थर्ड इक्वेशन है उसको हम रिलेट करने वाले हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम रिलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आप जरा चेक करो फर्स्ट और थर्ड को, तो डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर, और बाकी आपका साई। ध्यान दो, थर्ड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन है टू, देखो ए के साथ क्या दिख रहा है, ए के साथ साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, यहाँ पे ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइड बाई लैम्डा पूरा दिख रहा है, इसको साई यहाँ पुट कर सकते हैं बिल्कुल। तो आपका डी स्क्वायर साइड और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर, ये आपको सही मिल जाएगा। बिल्कुल बात समझ, मतलब इस पूरे टर्म की जगह मैंने सिर्फ साई रख दिया है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को हमने कैसे कंपेयर किया, ये बात आपको बहुत समझ में आई। बिल्कुल, अब देखना आसान सा है, कुछ इसमें है नहीं डिफिकल्ट ऐसा, तो हम लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस में 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई साई, और नीचे होगा आपका डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ये हो गई यहाँ से आपकी क्वेश्चन नंबर 4। अब अब डी ब्रोगली की तरफ चलते हैं, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई बिल्कुल। अब डी ब्रोगली की गवर्डिंग बच्चों क्या है, एच लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बी क्या होता है, एम इंटू बी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो अब यहाँ से हम लोग अगर स्क्वायर करें दोनों साइड, इधर करें इधर भी, क्योंकि मुझे को ये स्क्वायर नहीं है ना, साइज आपको ये मिला लैम्डा स्क्वायर, इसलिए मैं स्क्वायर करता हूँ। तो ये डी ब्रोगली का जो स्टेटमेंट है उनके अंदर मैं करता हूँ बोथ है स्क्वायर कर देता हूँ, ये भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर, सब स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो स्क्वायर करने के बाद आप कंपेयर कर लो आप इक्वेशन को, इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या क्या आपको मिलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये, ध्यान दो, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर। एक एम को आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू लैम्डा स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा,
अब यहाँ से आप लैम्डा स्क्वायर ये है, यहाँ से लैम्डा, तो इसको भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये भी आपको यहाँ से मोमेंटम के भी आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन बन जाएगा कि भाई ये एम स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब ये भी पता है आपको, काइनेटिक एनर्जी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है 1/2 m v²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 काइनेटिक, बिकॉज सबको मैं एक साथ रिलेट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो जो लैम्डा स्क्वायर की जो वैल्यू है फोर्थ इक्वेशन से, ठीक है, उसको अपन लोग उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो आप ध्यान दो यहाँ से ये देखो 1/2 m v² मिल रहा है, तो m²b² मतलब m v² ये मिल गया। यहाँ से हम ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, एस स्क्वायर डिवाइड बाई m इंटू लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, उसको उठा के फिर उसके नीचे पुट करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल। तो जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी माइनस में 1/2 इंटू m एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई² एन साई, यहाँ पे डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपकी ये काइनेटिक एनर्जी डिफाइन हो गई। अच्छा, दूसरी अपन बात करें, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस में एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई² m साई स्क्वायर डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब टोटल एनर्जी क्या होती है? तो टोटल एनर्जी आपको पता है कि टोटल एनर्जी का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी जोड़ दो किसके साथ? पोटेंशियल एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी आपको सामने मिल ही रही है, ये पूरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यस, तो रिजल्टेंट अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखूंगा तो इसी को काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो लिखते हैं टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, किसके? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इधर होगा माइनस में एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई² m साई m इंटू साई डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टर्म को साइड में ला लो, इसको आप इधर से इधर शिफ्ट करो तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नीचे आ जाएगा डिवाइड होकर। ये पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब इसको मैं एज ए रिजल्ट अगर लिखूं लास्ट में, तो ये बन जाएगा आपका साई स्क्वायर साई डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई² एंड मास होगा m डिवाइड बाई एच स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा E, और माइनस पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ये। ठीक है, और यहाँ पे साई इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन बिल्कुल समझ में आई। अभी इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस को लेके मैंने बात करी, आप सेम वाई को लेके फॉलो करोगे, सेम आप जेड को लेके फॉलो करोगे, तो ये टर्म तो आपको नीचे यहाँ पे एक्स वाई जेड बदलता रहेगा, बाकी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होना। इसको हम साइड में कर लेते हैं, तो ये आपका यहाँ से एज ए होल रिजल्ट आपका बन जाएगा डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी बाई स्क्वायर प्लस ये बाई स्क्वायर है, ठीक है, एक्सिस को लेके डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर, और यहाँ से प्लस में 8 पाई² m डिवाइड बाई एच स्क्वायर, ब्रैकेट में टोटल एनर्जी माइनस ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी माइनस बी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, देन साई इज इक्वल टू आपका 0। तो ये जो इक्वेशन दिख रही है यही आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, यही आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो कैसे मैंने निकाली, आपको मेरी बात समझ में आई होगी? बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? बिल्कुल। ओके, अब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने आपको पोजीशन के रिस्पेक्ट में बताया, ये टाइम के रिस्पेक्ट में भी होता है, दोनों इक्वेशंस होते हैं। आपको मैंने डिस्कस अभी जस्ट किया, वो आपका डिस्टेंस के पॉइंट पे था कि भाई एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस है ना। अब बात करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम डिपेंडेंट जो आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या है? ध्यान दो, एन इंटू साई ये ऑपरेटर है, और 2m डिवाइड बाई एच क्रॉस स्क्वायर, और ये आपका बेसिक फिजिक्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री में इसका पार्ट नहीं है। ई माइनस बी मतलब ये आपकी टोटल एनर्जी है, बी मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, इक्वल टू आपका 0। ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ऐसे करते क्या है इसको हम लोग, अगर इसको वेव फंक्शन लें, इतना डेप्थ में नहीं हमारे एडवांस के अंदर भी, तो आर इंटू आपकी डिस्टेंस है टी, आपका यहाँ से टाइम इक्वल टू, यहाँ से जनरल इक्वेशन क्या है भाई, ये हो जाएगी आर और ई माइनस ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका टी, इसको कुछ नहीं उठा, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, यहाँ पे आपको टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो भाई डी साई डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू, डबल डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा,
तो ये माइनस में हो जाएगा आयोटा, ठीक है, आयोटा यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है, पोजीशंस वगैरह को डिफाइन करने के लिए। और ये हो जाएगा आपका साइन नॉट, और यहाँ पे आयोटा आता है आपका जनरल इक्वेशन में, और ये साइन नॉट हो जाएगा, बाकी क्या होगा आर, और ई की पावर होगा माइनस आयोटा ओमेगा इंटू टी। ये पहला डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा तो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई वी, ठीक है, 2 पाई वी, उसको फॉलो करेंगे अपन। तो यहाँ से ओमेगा को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बार हम फिर से यहाँ से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हाँ, एक बार इसको हम और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डबल डिफरेंशिएशन आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो डबल डिफरेंशिएशन इसी इक्वेशन का नेक्स्ट करेंगे, तो रिजल्ट में बात करूँ, रिजल्ट आता है माइनस में एच क्रॉस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, यहाँ से साई प्लस बी इंटू यहाँ पे आपकी एनर्जी, और यहाँ से साई इज इक्वल टू ये आयोटा एच क्रॉस डी साई डिवाइड बाई डी टी। ये लास्ट इक्वेशन आपकी टाइम डिपेंडेंट आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। जहाँ पे हैमिल्टनियन ऑपरेटर की बात करते हैं, तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता क्या है वो देख लो। तो हैमिल्टनियन आपका जो ऑपरेटर है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू आती है माइनस में एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम, ठीक है, ऑपरेटर प्लस आपका यहाँ से v और आपका ये साइन, ध्यान दो। तो ये आपका जो दिख रहा है दिस इज अ हैमिल्टनियन ऑपरेटर। बिल्कुल बात करें तो रिजल्ट हम लिखते हैं, रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू सी इंटू एच क्रॉस सॉरी आई इंटू एच क्रॉस आयोटा और डी साई डिवाइड बाई डी टी। इसको ओवरऑल अगर लिखें यहाँ पे तो आपका बन जाएगा एच साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। ये आपकी बनती है टाइम के रिस्पेक्ट में जनरल इक्वेशन। एच यहाँ पे ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। बिल्कुल बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये एक जनरल सा केस है, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।